नमस्कार। प्रकाशन उत्तराखंड के लिए देहरादून से मैं अनिल रावत। इससे पहले कि आप हमारा ये बुलेटिन देखें और आप सोच रहे होंगे कि आज राशन की दुकानें, परचून की दुकानें 10 बजे तक बंद हो जाएंगी, तो आप निश्चिंत रहें। मुख्य सचिव ओम प्रकाश के आदेश के बाद अब ये समय आज के लिए 12 बजे तक कर दिया गया, तो आप हमारा ये पूरा बुलेटिन देख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको उत्तराखंड की और बड़ी खबरें बताऊं। मैं सभी प्रकाशन देखने वालों का दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि हम पर आप लोगों ने विश्वास जताया और जून 2020 से शुरू हुए यूट्यूब चैनल के साथ आज हम ऐसे मुकाम पर है कि हमारे साथ आज 500 से ज़्यादा सब्सक्राइबर जुड़ चुके हैं, जो कि कम से कम मेरे लिए एक अच्छी बात है। हमें आपका भरपूर सहयोग मिला और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी ऐसा सहयोग मिलता रहेगा, क्योंकि अब ये परिवार एक से बढ़कर 10, 10 से बढ़कर 100 और आज 500 के मुकाम पर है, तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि हम आपको विश्वसनीय और सटीक खबरें आप तक पहुंचाएं और गंभीरता के साथ काम करते हुए आपको हम रोज खबरें देते रहें। आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि आज जब हम 500 के आंकड़े को पार कर चुके हैं, तो हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं सीमित संसाधनों में कि आपके लिए हम सुबह 8 बजे डेली एक बुलेटिन प्रसारित करें, जो कि आप नहीं देख पाए होंगे एक दिन पहले की खबरें, तो आप इस बुलेटिन में का एक दिन पहले का पूरे समाचार आप देख सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपने अगर प्रकाशन को सब्सक्राइब नहीं किया है और प्रकाशन परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं, खबरों के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अब हम बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की ओर, जिसको लेकर हम कह रहे हैं कि प्रदेश में जो संक्रमितों की संख्या है वो कम हो रही है धीरे धीरे। रिकवरी रेट बढ़ रहा है, मौतों का आंकड़ा भी लगभग घट रहा है। लेकिन जो सरकारी आंकड़े कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, हम इनको समझने का प्रयास कर रहे हैं आंकड़ों का, क्योंकि आंकड़ों का खेल है। इनमें अगर नज़र डालें अभी तक की जो हम बात कर रहे हैं, तो जब से ये रेट घटने शुरू हुआ है, रिकवरी रेट बढ़ा है और संक्रमितों की संख्या घटनी शुरू हुई है, आंकड़ों में आप देखें तो जो टेस्टिंग की प्रक्रिया है, जो टेस्टिंग रेट है, वो भी घटा है। तो जाहिर सी बात है कि संक्रमितों की संख्या घटेगी। मैं आपको आंकड़ों के द्वारा थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, कुछ समझना भी चाहता हूँ। हमारे पास लगभग अगर बात करें जो संक्रमितों की संख्या है, वो जो घटनी शुरू हुई, लगभग इसको 3-4 दिन से घट रही है। और हम भी अपनी वीडियो में कह रहे हैं कि ये सुखद खबर है हमारे प्रदेश के लिए कि संक्रमित घट रहे हैं। अब हम ये भी कह रहे थे कि ये सरकार के द्वारा जो कर्फ्यू लगाया जा रहा है या सरकार के द्वारा अन्य जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं, ये उसका नतीजा है, या लोग जागरूक हो गए हैं, लोग समझ रहे हैं कि हमें ये काम नहीं करने हैं और ये करना है, या ये उसका नतीजा है। लेकिन आंकड़ों पर अगर नज़र डालें तो जो हमारे टेस्टिंग थे, वो इस महीने में सबसे ज़्यादा टेस्टिंग हुई थी 7 तारीख को, जो कि 9,642 थी। उसके बाद लगातार टेस्टिंग गिरी है, कभी 8,000, कभी 5,000 समथिंग भी है, मतलब 5,000 समथिंग, 7,000, 5,000, 4,000, 3,000, और कल की टेस्टिंग है 3,658। तो मेरी जानकारी के अनुसार ये है कि जो टेस्टिंग होती है लगभग उसकी रिपोर्ट 4 से 5 दिन में आती है। तो अब टेस्टिंग घट रही है, अब लोग करवा नहीं रहे हैं, या सरकार आंकड़े छुपा रही है, या क्या व्यवस्थाओं में दिक्कत है, मेरे को इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन मैं आंकड़ों के हिसाब से बात कर रहा हूँ। आंकड़े घटेंगे, जाहिर सी बात है संक्रमितों की संख्या घटेगी। अब अगर आप डेट वाइज कहेंगे तो मैं वो भी आपको बता सकता हूँ। मैं 11 तारीख से बताना शुरू करता हूँ आपको। 11 तारीख को 7,120, 12 तारीख को 7,700 लगभग 50, 13 तारीख को 7,127, 14 तारीख को 5,757, 15 को 5,654, 16 को 4,496, 17 को 3,719, 18 को 4,785, 19 तारीख को 4,492 और 20 तारीख को 3,658। रिकवरी रेट बढ़ा है। 11 तारीख से आंकड़ों पर नज़र मार लेते हैं। 4,399, 12 को 7,005, 13 को 5,748, 14 तारीख को 4,483,
15 तारीख को 4,806, 16 तारीख को 5,034, 17 को 3,647, 18 को 7,019 और 19 तारीख को 7,333 और 20 तारीख को 8,006 रिकवरी रेट है हमारे प्रदेश का। ठीक, बहुत अच्छी खबर है ये भी, रिकवरी रेट बढ़ रहा है। मौतों के आंकड़ों की बात करें अगर, तो इस माह जो सबसे ज़्यादा आंकड़ा गया था 9 तारीख को 180 लोगों की मौत हुई थी, और वहीं जो 20 तारीख को मौतें हुई हैं वो हुई हैं केवल 80। सुखद खबर है आंकड़ों के हिसाब से। कभी 109, 122, 116, 197 भी 15 तारीख को डेथ हुई हैं। अब मौतों के आंकड़ों में अगर देखें आप, मुझे जो समझ में आता है उसको सरकार कैसे ले रही है, क्या गवर्नमेंट का सिस्टम है, आप अगर आंकड़ों पर नजर डालेंगे, जो कल की कोविड रिपोर्ट हमारे पास मेडिकल बुलेटिन आया उसका एक ही पार्ट है, आप पता नहीं पढ़ पा रहे हैं नहीं पढ़ पा रहे इसमें, लेकिन इसकी पहली लाइन सबसे पहले लिखी हुई है कि जो डेथ की रिपोर्ट है, ये जो रिपोर्ट है जो इसमें दिखाई जा रही है स्क्रीन पे, ये जो डेथ की रिपोर्ट है ये उस दिन सेम टाइम पर स्टेट कोविड सेंटर को नहीं दी गई। दिस डेथ were reflected in district report daily bulletin but not submit timely to state COVID-19 control room। इसका मतलब कि ये जो डेथ हुई, जो कोविड का जो मेडिकल बुलेटिन आया उसमें ये मृत्यु उसमें शामिल नहीं है, लेकिन ये बाद में शामिल की गई नहीं की गई ये मेरी जानकारी में नहीं है। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, एक लेमन हॉस्पिटल विकासनगर में हरवटपुर में है, ये 24 अप्रैल की डेथ होती है, 20 मई तक इसकी रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है। 25 अप्रैल को एक डेथ होती है, इसकी रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है। 26 तारीख को एक डेथ होती है, इसकी रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है। 5 मई को एक डेथ होती है, इसकी रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है, सेम डे मतलब। 8 मई को एक है, 10 मई को एक है, 13 मई को एक है, 14 मई को एक है, 15 मई को एक है। ऐसे ही हिमालयन की बात है, मैक्स की बात है, एसपीएस मेडिकल कॉलेज ऋषिकेश है, आरोग्य हॉस्पिटल है, बीएचएल है, सेंट्रल हॉस्पिटल है, नीलकंठ हॉस्पिटल है, और जो अन्य अस्पताल जहाँ पे कोविड के चलते डेथ हो रही हैं, लेकिन वो सेम डे कोविड सेंटर को इसकी रिपोर्ट नहीं दे पा रहे। अब ये डेथ आने वाले दिनों में कब दे रहे हैं, जो मेडिकल बुलेटिन है ये मृत्यु उसमें शामिल हो रही है नहीं हो रही है। हमारे द्वारा कल जो कोविड सेंटर का एक कंट्रोल रूम बनाया गया स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें प्रयास किया गया संपर्क करने के लिए कि ये क्या मामला है पूरा, ये डेथ क्यों नहीं इसमें शामिल है या है नहीं है क्या है। तो जो कि नंबर है 0135260950, तो इस नंबर से हमारा संपर्क नहीं हो पाया। ये हमें क्लियर नहीं है कि ये डेथें उसमें इंक्लूड हो रही हैं बाद में या नहीं हो रही हैं। अब ये तो सरकार जानती होगी, हॉस्पिटल जानते होंगे कि ये आंकड़ों का जो जाल है वो क्या है। तो इसको देखते हुए एक छोटी सी लाइन लिखी है मैंने, क्या अब कफन के भी काला बाजार होने के इंतजार में हो मेरे रहनुमा। अब क्या कफन के भी काला बाजार होने के इंतजार में हो मेरे रहनुमा, या है कोई तरकीब कि ना बिके अब एक भी कफन शहर में मेरे। अब ये सरकार को तय करना है कि ये आंकड़े कितने सच हैं, हम कितना पॉजिटिव है, कितने नेगेटिव है, रिकवरी रेट हमारा क्या है, डेथ रेशियो क्या है, ये गवर्नमेंट के है, और आंकड़े हम आंकड़ों के हिसाब से बात कर रहे हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जो कल की सबसे बड़ी खबर है। चकराता के बिजनान छानी में बादल फटा, जहां एक मकान जमीन दोज हो गया, उसमें करीब 3 लोगों की मृत्यु हो गई और 4 लोग घायल हो गए। पुलिस, स्थानीय लोग और एसडीआरएफ की टीम ने मशक्कत करते हुए उस जगह से 3 शव बरामद कर लिए हैं और 3 घायलों को सुरक्षित निकाल लिया। जिनकी मृत्यु हुई है उसमें है 32 वर्षीय मुन्ना सिंह, 13 वर्षीय काजल और 13 वर्षीय साक्षी, जिनकी इसमें मृत्यु हुई है। घायलों में 32 वर्षीय बानो, 15 वर्षीय मुकुल, 30 वर्षीय उषा व 31 वर्षीय बालो देवी गंभीर रूप से घायल हैं। इस घटना में जो ग्रामीणों का दावा है कि इसमें करीब 15 बकरियां, 5 बैल, 5 गाय व 1 घोड़े के मारे जाने की भी उन्होंने पुष्टि की है।
सरकार ने मृतकों के जो परिजन हैं उनको तत्काल प्रभाव से आर्थिक सहायता देते हुए 4-4 लाख रुपए जारी कर दिए। वहीं आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए करीब 5,900 रुपये का भुगतान उनको किया गया है। बात करें ब्लैक फंगस की, जो कि तेजी से पैर पसार रहा है। लगभग 25 से 30 मामले प्रदेश में और 3-4 मौतें यहाँ हो चुकी हैं। तो उसको लेकर राज्य सरकार भी गंभीर है, जिसमें राज्य सरकार ने आदेश दिया है कि जो ब्लैक फंगस से रिलेटेड दवा और इंजेक्शन है वो अगर अस्पतालों को जाएंगे तो वो मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के द्वारा वितरित किए जाएंगे, तब वो वहाँ तक पहुँचेंगे, मार्केट के द्वारा नहीं आएंगे। ये सब सीएमओ कार्यालय के स्तर पर होगा। चकराता में जो आपदा आई, उस आपदा प्रभावित क्षेत्र का कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह वहाँ और वहीं के स्थानीय विधायक भी हैं, उन्होंने वहाँ का क्षेत्र का दौरा किया, लोगों की बात सुनी, उनसे जो आपदा से जो घटनाक्रम हुआ उसके बारे में जाना और उनको हर संभव मदद का भरोसा दिया। अब कोरोना काल में कहते हैं ना, जो आपदा में अवसर तलाशना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंसानियत को भी शर्मसार कर देते हैं। ऐसे ही 2 मामले हमारे यहाँ अभी हाल फिलहाल में मिले हैं, जिसमें कोरोना काल में जब लोग देवदूत बनकर लोगों की मदद कर रहे हैं, उसी दौरान कुछ लोग ऐसे हैं जो कालाबाजारी कह सकते हैं आप या ओवर रेटिंग कह सकते हैं, उनमें मुनाफाखोरी में वो कोई कोताही नहीं बरत रहे हैं। ऐसे ही 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें ऋषिकेश के पुरुषोत्तम डायग्नोस्टिक सेंटर के संचालक हैं डॉक्टर नवीन गोयल और कोटद्वार के पैथ केयर लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर से दीपक सिंह को भारी मात्रा में नकदी और अन्य सामान के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन पर आरोप है कि ये आरटीपीसीआर टेस्ट की ओवर रेटिंग कर रहे थे। दूसरी बड़ी खबर उपनल से जुड़ी हुई है। उपनल कई मांगों को लेकर बहुत दिनों से आंदोलनरत थे और जो सैनिक कल्याण मंत्री हैं गणेश जोशी, उन्होंने आग्रह किया सरकार से कि भाई इनको जो आंदोलन का पीरियड था उसमें इनका जो वेतन है वो रोका ना जाए। तो सरकार ने बड़ा फैसला लिया और फैसला करते हुए कहा कि जो हड़ताल की अवधि के दौरान का जो वेतन है वो उपनल कर्मियों को दिया जाएगा। ये उपनल कर्मियों के लिए राहत और उनके परिजनों के लिए राहत भरी खबर है। वहीं टूल किट पे आते हैं। बाबा रामदेव ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कुंभ और सनातन हिंदू धर्म को कांग्रेस टूल किट के माध्यम से बदनाम करने की कोशिश कर रही है। इसके जवाब में कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि बाबा रामदेव खुद बीजेपी के टूल किट बन गए हैं। इसमें वीडियो में आप बयान देखेंगे, कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं सूर्यकांत धस्माना, वो इस बारे में क्या कहते हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जो हरिद्वार के झबरेड़ा सीट से विधायक हैं, उनका वहाँ के लोगों ने बड़ा विरोध किया और कांग्रेस इसलिए विरोध किया कि यह विरोध ये था कि आप यहाँ हमारे क्षेत्र में कोई काम नहीं कर रहे हैं। और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसका कांग्रेस ने समर्थन करते हुए कहा कि अगर आप, चाहे विधायक किसी भी पार्टी का हो, अगर आप काम नहीं करेंगे, जनता के बीच नहीं जाएंगे, तो आपको ये विरोध झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसका भी आप वीडियो अभी आगे देखेंगे। तो मित्रों, मेरा आपसे फिर कहना है, अभी आप घटनाक्रम से वीडियो देखेंगे जो चकराता में आपदा आई, कांग्रेस ने जो कहा, कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो कहा, उससे पहले फिर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। बिजनौर में आज एक देवी आपदा आई और उस देवी आपदा से जो है 3 लोगों की अकाल मृत्यु हुई है और मकान और सारी संपत्ति का नुकसान हुआ है। उत्तराखंड राज्य के अंदर
लगातार बेमौसम बरसात की वजह से इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं। हम सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि देवी आपदा से, चाहे मैं चमोली घाट का जिक्र करूं, चाहे मैं रुद्रप्रयाग का या टिहरी का, देवप्रयाग का या उत्तरकाशी का या चक्राता का जिक्र करूं, बहुत क्षति हुई है। सरकार को देवी आपदा के जो नियम है उसमें शिथिलता बरतते हुए समुचित सहायता जो है परिवारजनों की करनी चाहिए। और मैंने पहले भी कहा कि जिनका कुछ नहीं बचा है, सरकार जो है 10-10 लाख रुपया उनको सहायता देने का काम करे। और यहाँ तो आज जो घटना घटित हुई है, यहाँ तो 3 लोगों की मृत्यु हुई है। मैं समझता हूँ प्रत्येक मृतक को जो है 10-10 लाख रुपया, और साथ ही साथ में जो नुकसान हुआ है उसके लिए भी 10-10 लाख रुपया की आर्थिक सहायता राज्य सरकार को, ये हम कहना चाहते हैं। आज एक और लोग कोरोना की महामारी से जंग लड़ने का काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जो है इस तरह की देवी आपदा जो है आ रही है। इससे लोगों की जो है आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है। सरकार जो है समय रहते हुए कदम उठाए और मदद करने का काम करे, ये हम सरकार से गुजारिश करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार जब जब फंसने लगती है, जब जब उसका पर्दाफाश देश में और दुनिया में होने लगता है, तब तब वो बाबा रामदेव जैसे लोगों को आगे रख करके हिंदू धर्म की आड़ में, गंगा जी की आड़ में, राष्ट्रवाद की आड़ में बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस समय पूरा देश जान चुका है कि किनकी लापरवाही की वजह से आज देश में लाखों लोगों की जान जा रही है, किनकी वजह से करोड़ों लोग आज संक्रमित हो गए हैं, ये पूरा देश जान गया। वैक्सीन आज नागरिकों को नहीं मिल रही है और वैक्सीन विदेश भेज दी गई, किसने भेजी ये पूरा देश जान गया। और बाबा रामदेव से हम पूछना चाहते हैं कि उनको बहुत चिंता है हिंदू धर्म की, उनको बहुत चिंता है सनातन परंपरा की, उनको बहुत चिंता है गंगा मैया की, तो वो ये बतावें कि तमाम जो हिंदू मरे हैं, जिनको दाह नहीं हो पाया, जिनको लकड़ी नहीं मिली संस्कार के लिए, जिनको रेत में दबा दिया गया, क्या उससे हिंदू धर्म की हानि नहीं हुई है? गंगा जी में डुबकी लगाने जो लोग आए, हम गंगा के प्रति श्रद्धा करते हैं, गंगा और कुंभ के प्रति हमारी अगाध श्रद्धा है, लेकिन ये जवाब दें कि क्या माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन हुआ, और अगर नहीं हुआ तो किसने नहीं किया? जो हरिद्वार के महाकुंभ में व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, किसकी जिम्मेदारी थी? अगर नहीं हुई तो कौन जिम्मेदार है? ये सवाल अगर हम करेंगे तो आप हमको हिंदू धर्म का विरोधी बता देंगे, गंगा का विरोधी बता देंगे, कुंभ का विरोधी बता देंगे। जितने बड़े बाबा रामदेव हिंदू धर्म के समर्थक हैं, उससे ज्यादा समर्थक हम हैं। जितना वो गंगा मैया को सम्मान करते हैं, गंगा हमारी आत्मा है, हम उनसे ज्यादा सम्मान करते हैं। कुंभ के प्रति हमारी पीढ़ियों से श्रद्धा है और हमेशा रहेगी। लेकिन सरकार ने जो गलती करी है, उस गलती को छुपाने के लिए अगर कुंभ का सहारा लोगे, अगर गंगा मैया का सहारा लोगे, अगर हिंदू धर्म और सनातन परंपरा का सहारा लोगे, तो पूरा देश जान चुका है किसने क्या किया है। आज बाबा रामदेव जैसे लोगों पर कोई भरोसा नहीं। खबरेड़ा के विधायक देशराज कर्णवाल जी के साथ कुछ ग्रामीण युवकों की अभद्रता का वीडियो सामने आया, वायरल हुआ, और उसमें देखा गया कि किस तल्ख अंदाज में विधायक का घिराव करके युवक उनके साथ तू मैं पर उतर आए हैं। आखिर होना भी यही था। जब आप 4.5 साल तक निष्क्रिय बने रहेंगे, निकम्मापन दिखाएंगे, तो क्षेत्र के लोगों में आक्रोश पनपना वाजिब बात है। और आज जिस तरह का स्वास्थ्य सेवाओं का अकाल पड़ा हुआ है, बुनियादी ढांचा हिला हुआ है और लोग बुरी तरह से हताश और निराश हैं, ऐसे में लगातार विधायकों के साथ, मंत्रियों के साथ अभद्रता की खबरें चारों तरफ से आ रही हैं प्रदेश में। ये बहुत चिंतनीय विषय है और मुझे लगता है कि सत्तारूढ़ दल, जिसको लोगों ने 57 का बहुमत दिया, डबल इंजन की सरकार दी, बहुत सारी अपेक्षाएं जनता की इस सरकार से थी और कहीं ना कहीं लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, छला हुआ महसूस कर रहे हैं। इसी वजह से इस तरह के प्रकरण सामने आ रहे हैं।